एक जोड़ा जेराल्ड और जेसी अपनी यात्रा के लिए बैग पैक कर रहे हैं। जैसे ही वे कार में सवार होते हैं, जेराल्ड जेसी से फ्लर्ट करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस तनाव को महसूस करते हुए वह उसे आश्वस्त करता है कि यह छुट्टी उनके लिए अच्छी होगी, जो उनके विवाह में अंतर्निहित समस्याओं को संकेत करता है। रास्ते में वे एक आवारा कुत्ते को एक शव पर कुतरते हुए देखते हैं। वे कुत्ते की ओर कोई ध्यान नहीं देते और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वह एक एकांत सुंदर झील के किनारे एक घर पर पहुंचते हैं। जेराल्ड पहले ही फ्रिज को पर्याप्त भोजन से भर चुका है। इस बीच जेसी कच्चे मांस का टुकड़ा लेकर बाहर जाती है और आवारा कुत्ते को बुलाती है। अंदर जेराल्ड चुपचाप एक वियाग्रा की गोली लेता है। जैसे ही कुत्ता आता है, जेसी उसे मांस देती है। जब जेराल्ड अचानक आता है तो जानवर भाग जाता है। घर के अंदर जेसी एक नई ड्रेस पहनती है, लेकिन जेराल्ड उसे चौंका देता है जब वह उसे बिस्तर से हाथ में हथकड़ी लगाता है और एक काल्पनिक स्थिति शुरू करता है। जेसी जल्दी ही असहज हो जाती है और उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। खेलपूर्ण माहौल तर्क वितर्क में बदल जाता है क्योंकि जेसी विरोध करती है। जेराल्ड जेसी पर प्रयास नहीं करने का आरोप लगाता है, जबकि जेसी उसका जवाब देती है कि उसने उसमें रुचि खो दी है। वह कहता है कि वह अपनी उत्तेजना की कमी के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकती जब उसने मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। जेसी उससे हाथकड़ी खोलने की विनती करती है, लेकिन वह मना कर देता है। अचानक जेराल्ड को दिल का दौरा पड़ता है और वह उसके ऊपर गिर जाता है। वह छूटने के लिए संघर्ष करती है, जेराल्ड को खुद से हटाने की कोशिश करती है और हाथकड़ी से खुद को मुक्त करने के लिए बेताबी से चिल्लाती है। जैसे ही वह उसे देखती है, उसे खून उसकी बॉडी के चारों ओर इकट्ठा होते हुए नजर आता है। कई घंटे बीत जाते हैं और जेसी अभी भी बिस्तर से हाथकड़ी से बंधी होती है। उसे बाहर से चटकने की आवाज सुनाई देती है और गेट के खुलने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुत्ता कमरे में आता है और जेसी स्वाभाविक रूप से उसे डराने की कोशिश करती है। हालांकि कुत्ता जेराल्ड की बाहों को चाटने लगता है और उसके डर के साथ वह उसकी मांसपेशियों को फाड़कर उसका एक टुकड़ा निकालता और उसे खाने लगता है। इस बीच जेसी देखती है जैसे जेराल्ड जाग रहा हो और उससे बात कर रहा हो, लेकिन जब वह फिर से देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसका निर्जीव शरीर अभी भी जमीन पर पड़ा है। जेसी जल्दी ही यह समझ जाती है कि वह भ्रामक रूप से देख रही है। काल्पनिक जेराल्ड उससे बात करता है और कहता है कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे हाथकड़ी से बाहर निकलना होगा। वह उसे याद दिलाता है कि उसने 5 घंटे मदद के लिए चिल्लाते हुए बिताए, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। वह यह भी बताता है कि असली जेराल्ड ने झील के आसपास के सभी कर्मचारियों को वीकेंड के लिए छुट्टी दे दी थी, जिससे वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी। जेसी कल्पना करती है कि वह हाथकड़ी से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, उसे अपनी एक और कल्पनाशील छवि कल्पनाशील जेसी की दिखाई देती है। यह संस्करण उसे काल्पनिक जेराल्ड की बातों को न सुनने की चेतावनी देता है। काल्पनिक जेसी उसे 12 साल की उम्र की एक बचपन की याद दिलाती है। जैसे ही जेसी अपना फोन लेने के लिए बढ़ती है, काल्पनिक जेराल्ड उसे बताता है कि उसका फोन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने उसे चार्ज नहीं किया था। कल्पनाशील जेसी उसे बताती है कि अगर वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती तो उसे जीवित रहने के लिए उतना समय और जीना होगा ताकि कोई उसे ढूंढ सके। जेसी सोचती है कि जब जेराल्ड ने अपनी बीमारी के लिए दवाइयाँ लेना शुरू किया तो उसने उसे छुपाया, लेकिन उसने उसकी पर्ची खोज ली। फिर भी वह कभी भी उससे इस बारे में बात नहीं करती। जेसी उस समय को याद करती है जब जेराल्ड ने बिना दवाई के नजदीकी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उत्तेजित नहीं हो सका जब तक उसने उसके हाथों को ऊपर सिर के पास नहीं किया। उस क्षण में उसने पहली बार यह सवाल किया था, मैंने सच में किसे शादी किया? कल्पनाशील जेसी उससे कहती है कि असल में जेसी को राहत महसूस हुई जब जेराल्ड ने नीली गोलियां ली। जेसी को याद आता है कि कैसे गोलियां लेने के बाद जेराल्ड इतना प्यासा हो गया था कि उसने एक गिलास पानी लिया और उसे बिस्तर के ऊपर एक लकड़ी के बोर्ड पर रखा। वह बोर्ड को झुका देती है ताकि वह गिलास को और करीब ला सके और उसे पकड़ने में सफल हो जाती है।
हालांकि उसके हाथ अभी भी बंधे होने के कारण वह पानी नहीं पी सकती। कल्पनाशील जेसी सुझाव देती है कि उसे गिलास को कहीं ऐसा जगह पर रखना चाहिए जहां वह बाद में आसानी से उसे पहुंच सके। इस बीच कुत्ता जेराल्ड के शरीर को खाना जारी रखता है और जेसी डर से चीखती है। फिर उसे वह टैग याद आता है जो उसने नए स्लिप के साथ खरीदी थी। वह उसे सावधानी से निकालती है और उसे एक स्ट्रॉ में मोड़कर पानी पीने के लिए गिलास से इस्तेमाल करती है। थकी हुई वह बेहोश हो जाती है। अचानक उसे घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कुत्ता डरकर भाग जाता है। एक अजनबी आदमी कमरे में खड़ा होता है, हाथ में हड्डियों और चिन्हों से भरी एक थैली लेकर। जेसी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह आदमी शांत रहता है। कल्पनाशील जेराल्ड उसे मूनलाइट मैन के रूप में संदर्भित करता है, यह सुझाव देते हुए कि शायद यह वही है जो मृत्यु की तरह दिखता है। फिर वह जेसी को माउस कहता है, जिससे एक भूतिया बचपन की याद ताजा होती है। जब जेसी 12 साल की थी तो उसका पिता उसे माउस कहकर पुकारता था। वह उस दिन को याद करती है जब उसका परिवार सूर्य ग्रहण देखने के लिए झील पर गया था। जेसी, जो पानी से डरती थी, नाव पर नहीं जाना चाहती थी। उसका पिता उसके साथ रुकने के लिए स्वेच्छा से बैठा और बाकी परिवार बाहर चला गया। जब वे साथ में सूर्य ग्रहण देखते थे तो उसके पिता ने उसे पुराने दिनों की याद के लिए अपनी गोदी में बैठने को कहा। उसने सहमति दी, लेकिन जैसे ही वे सूर्य ग्रहण देख रहे थे, उसके पिता ने खुद को छूना शुरू कर दिया। जेसी जाग जाती है और पाती है कि उसकी बाहें पूरी रात लटक रही थी, जिससे उसकी रक्त संचार रुक गई थी और उसकी टांगे अब गंभीर रूप से ऐंठी हुई थी। कल्पनाशील जेराल्ड उसे याद दिलाता है कि उसने इस घटना के बारे में कभी उसे नहीं बताया, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। यह उनके विवाह के लिए मायने नहीं रखता था। कल्पनाशील जेसी उसे बताती है कि उसने एक पुराने आदमी से शादी की जो उसके पिता जैसा एक वकील था, जिसने उसे वस्तुवादी रूप से देखा। जेसी आखिरकार स्वीकार करती है कि उसने अपने पिता की छवि से शादी की थी। कल्पनाशील जेसी यह भी खुलासा करती है कि जेराल्ड ने उसे धोखा दिया था। काम में देर रात तक बिताना, रहस्यमय कॉल लेना और वीकेंड ट्रिप्स पर जाना। जेसी जानती थी कि जेराल्ड ने उसकी ओर से रुचि खो दी थी, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने का निर्णय लिया। वह कहती है कि उसने इसे संभाला। कल्पनाशील जेसी चिढ़ाते हुए कहती है, जैसे तुमने डैडी की गोदी में बिताए गए उन कुछ मिनटों को संभाला था। जेसी जोर से इनकार करती है कि उसके पिता ने उसे कभी छुआ, उन्होंने केवल खुद को छुआ। फिर वह अपनी माँ और उस दिन पहनी गई छोटी ड्रेस को दोष देने लगती है। कल्पनाशील जेसी कहती है कि यही वही था जो उसके पिता ने उसे नियंत्रित करने के लिए कहा था। जैसे ही जेसी इन दर्दनाक यादों को प्रक्रिया करती है, अचानक वह कमरे के कोने में खून के पदचिन्ह देखती है। एक डरावनी सच्चाई उसे घेर लेती है। मूनलाइट मैन असल में मौजूद है, सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं। जेसी को सूर्य ग्रहण के बाद क्या हुआ यह याद आता है। खाने के दौरान उसने अनजाने में एक गिलास को इतना कसकर पकड़ा कि वह उसके हाथ में टूट गया। उसके पिता ने उसके घाव को पट्टी बांधी। यह याद उसे एक विचार देता है। वह पानी के गिलास को उठाती है, उसे तोड़ती है और एक तेज टुकड़े से अपनी कलाई को काट लेती है। खून उसे लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है, जिससे वह अंततः हथकड़ी से बाहर निकलने में सक्षम हो जाती है। एक हाथ को मुक्त करने के बाद जेसी बिस्तर को थोड़ा खिसकाती है और अपना फोन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह पाती है कि वह मर चुका है। फिर वह चाबी को पकड़कर दूसरी हथकड़ी खोलने में सफल हो जाती है। अपनी खून से सनी कलाई पर सैनिटरी पैड लपेटते हुए वह फर्श पर गिर जाती है। जब वह होश में आती है तो वह पाती है कि कुत्ता जेराल्ड के शव से एक और टुकड़ा चबाता हुआ है। जेसी मूनलाइट मैन को फिर से देखती है और विरोध के रूप में अपनी शादी की अंगूठी उस पर फेंक देती है। वह घर से बाहर निकलती है, कार लेती है और चलने लगती है। हालांकि वह खून बहने के कारण बेहोश हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। जब वह होश में आती है तो लोग उसे बचाने के लिए आते हैं। अगले दृश्य में एक स्वस्थ जेसी अपनी 12 वर्षीय आत्मा को एक पत्र लिखती है। वह स्वीकार करती है कि उसने यह न दिखाने की कोशिश की कि वह कुछ भी याद नहीं करती और हर किसी ने उसकी बात मानी। हालांकि वह अब भी मूनलाइट मैन को हर बार अपनी आंखें बंद करते हुए देखती है। वह यह भी नोट करती है
कि पुलिस कभी भी उसकी शादी की अंगूठी नहीं ढूंढ पाई। जेसी सोचती है कि उसके पिता की बेड़ियां चुप्पी का प्रतीक थी, जबकि जेराल्ड की बेड़ियां आराम का प्रतीक थी। उसने जेराल्ड की मौत से मिलने वाली बीमा राशि का इस्तेमाल लड़कों और लड़कियों के लिए एक फाउंडेशन शुरू करने में किया, जिसमें वह अपनी कहानी साझा करके दूसरों की मदद करती है। 6 महीने बाद वह एक समाचार पत्रिका में एक आदमी के बारे में पढ़ती है जो कब्रगाहों और मजारों में घुसकर शवों से गहने चुराता था। आखिरकार वह आदमी पुरुषों के शवों को विकृत करने लगा। जेसी उसे मूनलाइट मैन के रूप में पहचानती है। लेख में यह भी खुलासा होता है कि वह एक्रोमेगली से पीड़ित है, एक विकार जो हाथों, पैरों और चेहरे की विशेषताओं को बड़ा कर देता है। वह यह समझती है कि वह कितनी भाग्यशाली थी कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन जेसी उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट में जाती है। जब वह उसे देखती है तो वह अपने पिता और जेराल्ड के चेहरे को भी उसमें देखती है। वह उसके पास जाती है और फुसफुसाती है, तुम मेरे याद करने से कहीं छोटे हो। फिल्म का अंत जेसी द्वारा कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए अपने चश्मे पहनने और मुस्कुराते हुए चलने के साथ होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।